नमस्ते, मेरा नाम सीमा है और मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरे महाविद्यालय का नाम लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है और यह मेरे थर्ड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है। आज मैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूँगी, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। पोषण की प्रक्रिया का मतलब होता है कि भोजन को ग्रहण करना और फिर जो भोजन है उससे ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा को शारीरिक वृद्धि और मरम्मत में लगाना। यही पूरी पोषण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि हम परपोषी हैं, इसीलिए हमको भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरे यानी कि हम ज़्यादातर पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, और भोजन से प्राप्त न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी से हमें पोषण प्राप्त होता है। हम इस पोषण प्रणाली को मानव पाचन तंत्र द्वारा विस्तृत अध्ययन में ला सकते हैं। मानव पाचन तंत्र मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मानव पाचन तंत्र के 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, और अंत में बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को हम इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं और यह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख में दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं और उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर यहाँ से लाल ग्रंथियों से जो सलाइवा निकलता है वो भोजन के मार्ग को आसान बनाता है, जिससे वो ग्रसिका में प्रवेश कर सके। और जो सलाइवा होता है वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ देता है। फिर भोजन ग्रसिका से होते हुए आमाशय में प्रवेश करता है। यह आमाशय में भोजन तकरीबन 4 घंटे तक रहता है और सबसे लंबा समय यही होता है। आमाशय की भित्तियों से एक जठर रस स्रावित होता है, जिसके जो मुख्य घटक हैं वो 3 हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन एंजाइम और तीसरा म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्योंकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है पेप्टोन्स में, और ये सिर्फ अम्लीय माध्यम में ही वर्क करता है, इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह इस भोजन के मार्ग को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। और म्यूकस जो है वो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की भित्तियों की रक्षा करते हैं, जिससे ज़्यादा अम्लता ना हो और अल्सर होने की संभावना ना हो। यहाँ से भोजन, जो आधा पचा हुआ भोजन होता है, वो ग्रहणी के रास्ते क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत लगभग ऐसे कॉइल्ड संरचना होती है जो कि 6.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत अग्न्याशय और यकृत से जुड़ी होती है। यकृत में जो पित्ताशय होता है वहाँ पर पित्त रस बनता है और पित्त रस से जो क्षारीय माध्यम होता है भोजन को वो मिलता है। और यहाँ पर अग्न्याशय रस में 3 मेन टाइप के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है या फिर अमीनो एसिड्स में बदलता है, और वसा को जो लाइपेज है वो ग्लिसरॉल या फिर वसीय अम्लों में बदलता है। फिर यहाँ से इस छोटी आंत के लास्ट पार्ट को इलियम कहते हैं, जहाँ पर स्वांगीकरण यानी कि स्वांगीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इससे पहले जो देखी थी उस प्रक्रिया को हमें अवशोषण कहते हैं। जो स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें रक्त की भूमिका अत्यधिक होती है, क्योंकि रक्त ग्लूकोज और अमीनो एसिड और जो हमारा वसा यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को कोशिकाओं के भागों तक पहुंचाता है, जिससे शारीरिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। और अंतिम पार्ट होता है बहिक्षेपण। जो बचा हुआ खाना होता है
भोजन होता है वह बड़ी आंत में चले जाता है, जहाँ पर हमारा बड़ी आंत में चले जाता है, जो कि बड़ी आंत को हम बृहदान्त्र भी कहते हैं। और बड़ी आंत में हमारा सारा पानी भोजन का अवशोषित हो जाता है। फिर जो बचा हुआ ठोस पदार्थ होता है वो रेक्टम में यानी कि मलाशय में स्टोर हो जाता है। और ये एक उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है, वो है उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके लिए मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मेरे पास एक गिलास पानी है और यहाँ पर एक मटेरियल है। उत्प्लावन बल, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो या तो डूब जाती है या फिर तैरते रहती है। तो जो ये मटेरियल है मेरे पास, ये थोड़ा भारी है, इसको मैं यहाँ पर डालूंगी तो ये डूब जाएगी। और यदि मैं इस प्लास्टिक की चीज़ को या फिर कोई भी रबर की चीज़ हो उसे डालूंगी तो ये तैरने लगी। तो आपने डिफरेंस नोट किया होगा कि एक चीज़ तो डूब गई और एक चीज़ तैरने लगी। ऐसा क्यों हुआ, इसी प्रश्न को हम जानेंगे। तो आप देखेंगे कि इस प्लास्टिक की चीज़ पर द्रव अपनी ओर से एक बल लगा रहा है, जिस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल जो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर को लगता है। अब हम दूसरी चीज़ समझेंगे। उत्प्लावन बल आपने देखा कि पानी में नीचे से ऊपर की ओर को जो लगता है वो वस्तु पर लगता है। और यहाँ पर उसी की मदद से हम आर्किमिडीज का सिद्धांत समझेंगे। आर्किमिडीज ने एक ग्लास से भरा, पानी से भरा एक बीकर लिया था और एक रबर की डोरी, आप देख सकते हैं ये रबर की डोरी है, इस पर एक पत्थर बांधा है। ये रबर की डोरी लगभग 23 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर मैं इसे यहाँ डालती हूँ तो शायद आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि जो पानी है वो इस पर अपनी ओर से ऊपर की ओर बल लगा रहा है, जिस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। क्योंकि जो रबर की डोरी है उसकी लंबाई मुझे अब थोड़ी कम लग रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रबर की डोरी है वो पत्थर के भार के कारण उसकी लंबाई कम हो गई। यानी इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो पत्थर मैं इसमें डाल रही हूँ वो जो जितना पानी वो निकाल रहा है वो उसका भार, पानी जिस द्रव को वो हटा रहा है उसका भार भी उतना ही है। यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी आप किसी वस्तु को पानी में डालते हैं पूर्ण या आंशिक रूप से, तो वो कुछ द्रव को हटाती है और जो पानी बल लगाता है उस उत्प्लावन बल की वजह से होता है। और उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव होता है वो उसी के भार के बराबर होता है जो चीज़ आपने उसमें डाली है। बस यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब आप बता पाएंगे कि कोई वस्तु पानी में डूबती है तो क्यों डूबती है और कोई तैरती है तो क्यों तैरती है। थैंक यू।